अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर 27 सितंबर को इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल दे चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या PTI कोई बड़ा पावर शो कर सकेगी? अगर आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI की कॉल की बात करें, जिसमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पहुँचने की हिदायत की थी, तो देखा गया कि वहाँ पर चंद एक रहनुमाओं के अलावा पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुँच सके। इस पर जुनैद अकबर ख़ान, जो पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर को हेड कर रहे हैं, इनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब रात 12 बजे पार्लियामेंटेरियंस सो चुके हों और हुक्म जारी कर दिया जाए कि सुबह सब हाई कोर्ट पहुँचें, तो पार्लियामेंटेरियंस कैसे पहुँच सकते हैं। जिससे यही परसेप्शन जनरेट हुआ कि PTI के अंदरूनी मामलात अच्छे नहीं, और ये सवालात भी उठ रहे हैं कि अगर पार्टी अपने ही अरकान असम्बली को एक महदूद एहतजाज के लिए इकट्ठा नहीं कर सकती, तो 27 सितंबर को 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स भी करना चाहती है, लेकिन साथ ही जहां वो फ़ायदे हासिल कर रही है, इसको लूज़ भी नहीं करना चाह रही। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सिचुएशन ये है कि वो तमाम आइनी ओहदे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कश्मीर की तमाम पोस्ट इलेक्शन कैंपेन इस बात पर है कि वो इस इंतखाबी शिकस्त को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जजेस की तकर्री रोकने का मामला भी हुकूमत और सदर के दरमियान इख्तलाफात को नुमाया कर रहा है। सदर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तकर्रियों के मामले पर मुनासिब मुशावरत नहीं की गई और इन्हें पहले से आगाह भी नहीं किया गया, लिहाजा इस पर भी एक इख्तलाफ कायम है। अब देखना यह है कि ये तमाम मामलात कहाँ तक जाते हैं। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, जो तीसरा मरहला है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का, इसको लेके राना साहब ने भी गुफ्तगू की है, लेकिन जिस तरह से जो मोहसिन नकवी साहब का बयान था उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि 5 साल शहबाज साहब ही पूरे करेंगे। अब यही तवक्को आपकी पीपल्स पार्टी से भी है कि वो भी, जिस तरह राना साहब ने कहा कि उल्टी गिनती वाला जो बयान है, उन्होंने कहा कि हम ये गिनती भी सीधी कर देंगे और पीपल्स पार्टी वालों को भी सीधा कर देंगे। तो यही फिर कंसिडर किया जाए कि मामलात सेटल हो गए हैं, अगर तो कभी मामलात ख़राब हुए थे आपके? जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुज़ारिश तो मैं करूँगा कि मैं नहीं समझता कि किसी भी वज़ीर के बयान के बाद हुकूमत मुस्तहकम होती है या हुकूमत घर चली जाती है। हुकूमत पार्लियामेंट में वो जो 169 का नंबर है, जब तक वो हुकूमत के पास है, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। और दूसरा, हुकूमत की डिलीवरी है। नकवी साहब के पहले भी बयान के बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ हुईं, हुकूमत की तरफ से एतमाद का मुज़ाहरा किया गया और आपने देखा कि नकवी साहब ने फिर अपने बयान की वज़ाहत भी कर दी। लेकिन मेरी सिर्फ़ गुज़ारिश इतनी सी है कि अगर पार्लियामेंट में एक नंबर देखें, पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी मजबूत इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी की हमें ज़रूरत भी है। आल्दो के जो 169 का नंबर, वो हम पीपल्स पार्टी पूरा कर चुके हैं। अगर आप देखें MQM, PMLN, बाप और IPP और जो 2 आज़ाद अराकीन जो औरंगज़ेब खिची और मुबारक ज़ेब PTI के क्लेम में थे, लेकिन वो आज़ाद थे और फिर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त काबीना को भी ज्वाइन किया और वोट भी दिया, तो ये 169 नंबर बनते हैं। और अगर वो आज़ाद अराकीन जिन्होंने पीपल्स PTI को भी ज्वाइन नहीं किया, उनकी भी कुछ हमें यकीन दहानियाँ मौजूद हैं, तो में 184 का फिगर बनता है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए, जो कि मौशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पीपल्स पार्टी का हुकूमत का एलाई होना अशद ज़रूरी है। और मेरा पहले दिन से ये नुक्ता नज़र रहा है कि आज तीसरा मरहला जब मुकम्मल हो जाता है और इस तीसरे मरहले के बाद जितनी भी तकारीर की हैं बिलावल भुट्टो साहब ने, मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ सियासी तकारीर थी अपने वोटर को मोबिलाइज करने के लिए। और जाहिर है उन्होंने हुकूमत पर काफ़ी कड़ी तनकीद की, तो अगर वो हुकूमत पर तनकीद ना करते तो किस पे तनकीद करके वोटर को मोबिलाइज करते। तो जाहिर है उनकी भी मजबूरी थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। और मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद चीज़ें दोबारा अपनी नॉर्मल जगह पर चली जाएंगी। छोटे मोटे इख्तलाफात रहते हैं पीपल्स पार्टी से, आज भी हैं, अगर वो चाहे जजेस की तैनाती हो या बाकी इशूज़ हों, पहले भी बैठ कर हल की हैं। क्योंकि मेरा अपना जो सियासी फहम फरासत कहती है, जरदारी साहब के पास बेसिकली जो स्टीयरिंग है पीपल्स पार्टी का, वो उनके हाथ में है और वो इंतहाई जानदीदा और सियासी बसीरत रखने वाले शख्स हैं। और मैं नहीं समझता कि वो छोटी मोटी किसी चीज़ को जवाब बनाकर हुकूमत से अलहदा होंगे। लेकिन हुज़ैफा साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन सेंटर में आपकी जो हुकूमत है उसकी इम्पोर्टेंस
बिलाशुबा कश्मीर में हुकूमत साजी से बहुत ज़्यादा है। अब अगर कश्मीर में जो चंद ग्रीवेंसेस हैं वो हल ना करने की वजह से पीपल्स पार्टी आपके साथ विफाक में कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि ख़बर आ रही है कि जो नई सियासी हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की, उसमें वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ पार्लियामान में कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आप पे कर रहे कश्मीर इलेक्शन में जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हल ना करने की? नहीं, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो कह रही है अमली तौर पे वो करेगी भी, क्योंकि पहले जीबी का इलेक्शन था, आपने देखा कि बहुत सख्त पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद शुरू हुई। आज तो पीएमएलएन की जो सेकंड टीआर थी उन्हें रोका गया प्रेसिडेंट पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज साहब की तरफ से, कि आपने इसी टोन में जवाब नहीं देना। लेकिन फिर भी आपने देखा, हमने हुकूमत जब बन गई, हुकूमत साजी हो गई, तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपको एक ही पेज पर नजर आए। अब भी मुझे लगता है कि कश्मीर में इलेक्शंस के बाद जब हुकूमत साजी हो जाती है, जो कि अवाम ने पीएमएलएन को वोट दिया है, उसके बाद मैं नहीं देखता कि पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज में कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होगी या वो कश्मीर इलेक्शन को जवाब बनाकर हुकूमत से दूर होगी। मैं इन चीजों को सिर्फ सियासी बयान की हद तक देख रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है हम भी अपने जो सियासी कार्ड है वो लाजमी सामने लेकर आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पेश आएगी। पीपल्स पार्टी और हम मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे हुए थे, और मेरे ख्याल से मुआशत इतनी मजबूत नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाए, हम अलहदा अपनी 2 इंच की मस्जिद बना लें। तो मेरे ख्याल से अभी अगले 2 से 3 साल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को साथ चलना होगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल। शमीला साहिबा, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है हुज़ैफ़ा साहब की, इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर, जो नून लीग कह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मेजॉरिटी मिली, हमने आपको मुबारकबाद दे दी, यही चीज़ आप कश्मीर में रेप्लिकेट कर दें, इसमें क्या चला जाएगा? नंबर 2, जरदारी साहब की तरफ से जजेस की जो तकर्री है उसको रोकने का जो मामला है, उसे भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में परसीव करें कि चूँकि आपके जो धांधली के क्लेम्स हैं आज़ाद कश्मीर में उनको वो एड्रेस नहीं कर रहे, तो आप भी अब रोड ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे नून लीग के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात यह है कि पीएमएलएन एक होती है धांधली, एक होती है ढटाई के साथ धांधली, एक होती है कि ढोल बजा बजा के धांधली करें, और एक होती है कि झूठे मैंडेट पे और झूठी जीत के ऊपर शादियाने बजा बजा कर धांधली के साथ हुकूमत साजी करना। देखिए, पीपल्स पार्टी बेशक इनकी इत्तेहादी है वफाक के अंदर, और हमने एक जमहूरी अमल को जारी और सारी रखने के लिए एक नेशनल इंटरेस्ट के साथ शराकत दारी की। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इलेक्शंस के अंदर अगर ये धांधली करेंगे और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका डालेंगे बल्कि एजीके की आवाम पे डाका डालेंगे, तो हम खामोश बैठे रहेंगे। हमें मालूम था कि धांधली होनी है, हमें अंदाजा था, लेकिन जिस ढटाई के साथ और जिस महारत के साथ ये धांधली हुई है, और जिस तरीके से फिर पीपल्स पार्टी की इन्होंने बास पुरश की, जब हमने इनको आईना दिखाया और वो शवाहिद इलेक्शन कमीशन को भेजे, जहां जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पीपल पार्टी के मजबूत पोलिंग स्टेशन है, वहां अजीब व गरीब माजरा ये है कि वहां पर पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचता। वही पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौसम का बहाना बना के पोलिंग शुरू नहीं होती। वहां से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, गोलियां चलती हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद होते हैं, हमले होते हैं, और उसके बाद जीत मनाई जाती है। तो पीपल्स पार्टी ऐसे मामलात और हालात के अंदर तो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी। और पीपल्स पार्टी क्योंकि एक आईनी और जमहूरी जमात है, हम कोई भी काम गैर आईनी नहीं करते। जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं वो आईनी हैं, और इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला बैठेगी तो उसके ऊपर मशावरत होगी और आइंदा का लाएमल तय होगा। शर्मिला साहिबा, लेकिन जो बिलावल साहब का बयान था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लोग देख रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब का बयान आता है, उसके बाद बिलावल साहब भी उसी थॉट प्रोसेस का मुजाहरा करते हैं कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। अब नकवी साहब ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी कि शहबाज साहब इज़ हियर टू स्टे, आप भी ऐसे ही करने वाले हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी इस बात का अंदिया नहीं दिया कि हम हुकूमत का खात्मा करने जा रहे हैं। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बिल्कुल कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जो धांधली ज़्यादा इलेक्शंस ये करवा रहे हैं, और जिसमें माजरत के साथ जो इलेक्शन कमीशन एजेके है वो भी इसके अंदर
कोई इनका खास गठजोड़ है। हम अब ये फैसला करेंगे कि आया हमने इनके साथ कौमी असम्बली में और सेनेट में बैठना है या नहीं बैठना। अब बात ये है कि हमारा सिर्फ ये कहना था, हमने कोई लाएमल का इस वक्त ऐलान नहीं किया, लेकिन हमारा ये कहना ही काफ़ी था और इनसे ये भी नहीं हो सका कि जो वक्त मुकर्रर था कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने का, वो 7 तारीख था। वो 7 तारीख तो गई, वो आज 10 तारीख भी गई और अभी भी कोई पता नहीं है कि कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, क्योंकि अगर हम इनके साथ नहीं बैठते तो ये कोरम भी पूरा नहीं कर सकते। नहीं तो हम फिर इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन की सूरत में परसीव करें फिर, जब आप कह रहे हैं कि साथ नहीं बैठेंगे इनके। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। हमने अभी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया। अगर वो ऐसा वो स्टेज अगर आ जाती है, इस नहज पे आ जाती है, तो फिर तो ऑफकोर्स उसका मजलिस आमला फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त कोई कानून इनका पास नहीं हो सकेगा कौमी असम्बली से अगर पीपल्स पार्टी उसके ऊपर फैसला नहीं करती या पीपल्स पार्टी उसके ऊपर वोट नहीं करती, ना वो सेनेट से पास हो सकेगा। सही। और इसी तरीके से कौमी असम्बली के अंदर कोई एजेंडा नहीं चल पाएगा अगर पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देती। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, आपने सुना, ये तो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है अगर लेजिस्लेशन के लिहाज से एक स्टेगनेंसी आ जाए, एक हॉल्ट आ जाए पार्लियामान के अंदर, तो फिर किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? एक तरफ पीपल्स पार्टी का आपको चैलेंज दरपेश है और दूसरी तरफ आपने सुना होगा सुहेल आफरीदी साहब का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि 27 सितंबर को 20 लाख लोगों का रैला हम लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो उस फ्रंट पे भी लड़ना है आपने और अब इत्तेहादी भी आपको कोई बहुत ज़्यादा पहले की तरह पसंद नहीं कर रहे। जी बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। पहले फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं गुजारिश कर दूँ मुज़म्मिल साहब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हद तक विसा कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी भी रहे और इस हुकूमत के साथ रहे, क्योंकि मुझे याद है आज से तकरीबन 1.5 साल कबल जब पीपल्स पार्टी किसी बात पर नाराज़ हुई थी तो वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह हिदायत की थी, लोग पीपल्स पार्टी में एंगेज थे कि पीपल्स पार्टी सूरत इस हुकूमत का हिस्सा होनी चाहिए और हमारा इत्तेहाद सिर्फ इस वजह से मुतासिर ना हो कि अब हमारे पास नंबर गेम पूरी हो गई है। लेकिन ये अलहदा सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ कर सियासी इस्तेहकाम कायम रहेगा? तो मेरा जवाब एब्सोल्युटली नॉट होगा। बिल्कुल, अगर पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर होती है तो सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। लेकिन जहां तक आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताऊं मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब स्ट्रीट पावर नहीं रही। वोट बैंक जरूर मौजूद होगा, क्योंकि अगर स्ट्रीट पावर मौजूद हो तो आपको ना एनओसीज की जरूरत होती है, ना कर्फ्यू आपकी राह में रुकावट बनते हैं। बिल्कुल, अगर सुहेल आफरीदी साहब 20 लाख तो बहुत बड़ी तादाद है, अगर 1 लाख बंदा भी मोबिलाइज कर देते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किल कैफियत पैदा हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो आपने देखा कि इस मरतबा उन्होंने 5 अगस्त को कहा था कि सेमीफाइनल है और अब 29 या 27 सितंबर को फाइनल की कॉल है। मैंने कई दफा आपके शोज में कहा कि फाइनल सेमीफाइनल की बात बहुत पीछे चली गई है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वो 8वीं या 10वीं पोजीशन का मैच खेल रहे हैं। पहले भी इन्होंने फाइनल कॉल्स नहीं, बल्कि वो फाइनल कॉल्स भी हमने बर्दाश्त की हैं जो बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म पर अडियाला से दिलवाई गई। तो आपने देखा कोई बंदे भी नहीं थे, पूरी केपीके की मशीनरी उठाई गई। इस पे शौकत यूसुफजई साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। शौकत साहब, ये हमने देखा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको कल रात कॉल दी गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो इकट्ठे हों। सलमान राजा साहब आज काफ़ी गुस्से में थे। वो ये कह रहे थे कि मैंने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंटेरियन से कि वो पहुँचे, लेकिन सिवाय 5-6 लोगों के कोई भी वहाँ पर नहीं आया, फिर उनको भी वहाँ से जाना पड़ा। और दूसरा ये कि अब जो 27 सितंबर के हवाले से आपकी कॉल है, इस पर भी सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि ये खान साहब तक रसाई की मार्च होगी, बल्कि उनकी रिहाई की नहीं होगी। शफ़ी साहब कुछ और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल रिहाई के लिए ही हम बाहर आ रहे हैं। तो एक नैरेटिव ये जा रहा है कि 2 फैक्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एहतजाज के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल ये कि सिर्फ एक्सप्लेन करने में शायद मसला आ रहा है कि लोग अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर तो हमेशा से हमारी स्ट्रगल रही है कि जमहूरी स्ट्रगल हो, ये मुल्क जमहूरियत यहाँ बहाल हो, रूल ऑफ लॉ हो, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये इस वक्त तो मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है।
26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदालती सिस्टम भी तकरीबन कोलैप्स कर गया है। और फिर मोहसिन नकवी साहब की ये कहना कि जी पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, तो आई थिंक कि अब तो कोई चीज रह नहीं गई है। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इतने अरसे से इमरान खान से ना मुलाकात की जा रही है, ना उनकी सेहत के हवाले से बताया जा रहा है, ना उनके इलाज हमारी मर्जी से हो रहा है। तो वर्कर्स का भी प्रेशर है और ये करना लाजमी है। और ये इस दफा जो तहरीक होगी उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। सही कहने का मकसद ये है कि हम कोई जेल तोड़ने तो नहीं जा रहे हैं ना। उनके सिर्फ बात ये है कि हम जेल तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ताकि जो 26वीं 27वीं तरमीम से जो अदालती सिस्टम कमजोर हुआ है वो सिस्टम ठीक हो जाए, तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बात की। उनका मकसद सिर्फ यही है। जाहिर है अगर अदालती सिस्टम काम कर लेता है तो इमरान खान तो एक हफ्ते में निकल जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ तो जो केसेस है उसमें तो कोई दम ही नहीं है। और इसी तरह जो बाकी हमारे हीरोज हैं जो जेलों में, उनके केसेस भी बड़े कमजोर हैं। इसलिए हम उन्होंने इस हवाले से बात की कि हम अगर ये भी हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि 27 सितंबर को लोगों ने तैयारी कर ली है, इंशाल्लाह निकलेंगे। पीटीआई के वर्कर्स, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। वर्कर्स हर सूरत में निकलेंगे, उनको कॉल दे दी गई है। और इंशाल्लाह ताला ये जो बात कर रहे हैं ना कि 5 अगस्त को ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, और ये बचकाना बातें हैं, ये गैर संजीदा बातें हैं इसमें, क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है, इनको सियासी कुव्वत का अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ धूस धांधली से, इन्होंने तो देखा ना पीटीआई को छोड़े पीपल्स पार्टी के साथ क्या असर किया आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। मतलब ये कि अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आती है ना ये हुकूमत। तो शौकत साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं इस पे हुज़ैफ़ा साहब भी यही कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर अब आप लूज़ कर चुके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अगर पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के नहीं पहुंच पा रहे, तो कैसे बिलीव करें कि ये 20 लाख लोगों का जो फिगर बताया जा रहा है, ये एक तो आप घरों से बाहर निकाल लेंगे, दूसरा इस्लामाबाद में आ भी जाएंगे, और तीसरा एक दिन में वापस नहीं जाएंगे बल्कि वहाँ पर एक तवील मुद्दत का धरना भी दे देंगे। ये बहुत ओवर एम्बिशियस कॉल नहीं है? भाई पहली बात तो ये है ना कि मैं 2-3-4 काले पहले हम दे चुके हैं, उसमें हम देख चुके हैं हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां, खामियां। वो सारी चीजें इस दफा नहीं होंगी इंशाल्लाह। उसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए कमेटियां बन रही हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि अभी कोई आया नहीं आया। और लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला 27 को आप देखेंगे ठीक ठाक फिगर आएगी। तो आपका जो सोशल मीडिया का एक नैरेटिव बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी ताकत है पीटीआई की। जो आपके ओवरसीज़ आपसे एसोसिएटेड या पुराने मेंबरान कह लें पार्टी के, वो तो सवाल कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब से कि अगस्त के वस्त में क्यों नहीं आपने अनाउंस कर दी मार्च, आप सितंबर के एंड तक क्यों गए, ये डील का नतीजा है। वही आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और बयानियाँ बना रहे हैं आपके खिलाफ। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, जो लोग बाहर बैठे हैं ना उनको तो कहते हैं ना, हमारे पश्तों में कहते हैं कि जो तमाशाई होता है ना वो सही, वो कहता है कि बस ये तो मैंने बस पार कर लिया है। ये इस तरह नहीं होता है, ये सियासी स्ट्रगल होती है। ये कोई जज्बात वाले काम नहीं है। सियासी लोग हैं, हमारे पास कोई अस्करी तरबियत नहीं है और ना ही हमने कभी जैसा जब हम पे कहा जाता है ये इंतशारी है, हमने कब इंतशार किया है। हमारे पुरअमन वर्कर होते हैं, जब जाते हैं उन पे गोलियां चलती हैं, जेलों में डाला जाता है, उनको मारा जाता है। लेकिन क्या ये कम है कि सब इतने फस्तायत के बावजूद वर्कर निकल रहे हैं? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट पावर सबसे ज्यादा पीटीआई के पास है, इतनी ज्यादतियों के बावजूद। तो ये तो देखें, ये अब इनका पता चल जाएगा जब ये हुकूमत से निकलेंगे ना, इनको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने जो दूध और शहद की नहरें बहाई है ना, लोग उसी में उनको डबो देंगे। क्योंकि इन्होंने जो देखे ना, जितनी इनसे हो सका इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, जितना हो सका इन्होंने महंगाई में इजाफा कर दिया। और जब बात आती है कि जी ये आप पेट्रोल में कम करें, पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, नहीं जी आईएमएफ कम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, टैक्सों में कमी करे, आईएमएफ नहीं छोड़ रहा है। और 11 अरब की जहाज खरीद रहे हैं, उस पर आईएमएफ खामोश। मतलब ये कौन सा ड्रामा है? और ये 11 अरब को अपने जेब से दिया इन्होंने। ये जो कर्जा चढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने जो 4 सालों में पूरे 42,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया इस मुल्क के ऊपर। तो क्या ये अवाम इसका जवाब नहीं मांगेगी इनसे? अभी भी इनके पास क्या जवाब है? ये बताए ना, ये कहते हैं हमने मुल्क को, मईशत को ठीक किया है। तो इस मईशत अभी दावा जो इनका है बहुत बड़ा उड़ान पाकिस्तान, वो कहाँ चला गया उड़ान पाकिस्तान का दावा? अगर मईशत ठीक है तो 1 रुपए की रिलीफ क्यों नहीं दी जा रही है? आपको याद है ना कि कोरोना के दौर में जो
पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की गई थी, उसमें हमने अपना जो पेट्रोलियम लेवी था उसको जीरो रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास बड़े ऑप्शन है, लेकिन लेवी जो है वो 200 से ऊपर है, वो सही। उसमें कोई कमी नहीं हो रही, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। सही, ठीक ठीक है, बिल्कुल। इस पर शर्मिला साहिबा एक और चीज़ जो कि शफ़ी जान साहब ने बताई वो ये थी कि पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने हमसे रब्ता किया है बातचीत के लिए, और लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ यही है ओवरऑल कि पहले तो आपको इक़्तिदार से बाहर आना पड़ेगा अगर हमसे कोई बात करनी है। तो अगर आपके इतने ग्रीवेंसेस हैं, आप पार्लियामान में भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, कश्मीर के ऊपर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो एक लॉन्ग मार्च आपने पहले किया था मौलाना साहब के साथ मिलकर, इस मरतबा भी ये पॉसिबिलिटी समझें कि अगर पीटीआई सड़क पर आती है, 27 की तारीख का वो ऐलान कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन कर सकती है? नहीं, देखें, ये तो कहना बहुत कब्ल इस वक्त होगा। बहरहाल पीटीआई की जो भी 27 सितंबर को जो भी इनका एहतजाजी दिन है या जो भी ये करना चाहते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक इनसे राब्ते का ताल्लुक है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई राब्ता हुआ है, और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो एक जमहूरी अमल के अंदर जो सोच होती है उसके अंदर कोई अलाइनमेंट है। सो जहां तक राब्ते का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ये क्लेम करते हैं तो उसका नाम बता दें, किस लेवल पे हुआ होगा या किसी के पर्सनल लेवल पे हुआ होगा। लेकिन बहरहाल लेट मी टेल यू वन थिंग कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है जो हमेशा आइन के दायरे कार में रह के काम करती है, तो हमारा जो भी फैसला होगा वो आइन के ही दायरे कार में होगा। लेकिन आपने ये नज़रियात की बात की ना, तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेसन है वो तो यही बताता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो रेलेवेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जितनी अलाइंसेस होती हैं वो प्रैग्मेटिक शॉर्ट टर्म बेनिफिट गेन के लिए होती हैं। पीपल्स पार्टी सेंटर लेफ्ट की जमात अपने आप को कहती है, जेयूआई से बहुत लंबे अरसे तक वो अलाइंड रही है, तो वाई नॉट पीटीआई? नहीं जी, देखिए, जमात इस्लामी एक रिलीजियस नौयत की जमात है और पीपल्स पार्टी हमेशा एक लेफ्टिस्ट जमात रही है। हमारी एक बड़ी प्रैग्मेटिक सोच है। हाँ, बिल्कुल, हम कुरान और सुन्ना की रूह में रह के कानून साजी भी करते हैं, और क्योंकि इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आइन ही उसके ऊपर बना है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आइडियल से कभी नहीं हटती। हमारा ताकत का सरचश्मा अवाम है और वो रहेगा जब तक पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जब तक एक एक जाले के अंदर जान है। जहां तक ताल्लुक रहा कि हमने मुख्तलिफ जमातों के साथ मुख्तलिफ औकात के अंदर सीट एडजस्टमेंट्स भी की हैं, कुछ पॉलिटिकल कंडोनमेंट्स भी की हैं, जिस तरीके से पीएमएलएन के साथ बीबी साहिबा की विजडम थी और मियाँ साहब के साथ उन्होंने मिलकर मिसाक जमहूरियत की, बिकॉज हम ये समझते थे कि आपस के झगड़े में कोई तीसरी कुव्वत जो है वो एडवांटेज ले जाती है। हमने वो रास्ता रोका और जमहूरियत का तसलसल जारी और सारी रखने के लिए बीबी साहिबा वतन वापस आई। उनकी जान को खतरा था। जितनी कुर्बानियां भुट्टो खानदान ने दी हैं, अपनी जान का नजराना दिया है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने दिया है, उतनी तो किसी जमात ने कुर्बानी नहीं दी। नहीं, खान साहब भी 3 साल से जेल में है ना, वो कहते हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो काटना तो अलग चीज है, अपनी जान का नजराना दे देना इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। वो कौन करता है? वो कोई नहीं करता। सही। मैं ये समझती हूँ कि मेरी जमात कभी भी अपनी जो उनकी बुनियादी जो एक आइडियोलॉजिकल एक सोच है उससे कभी नहीं हटी है। ठीक। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अवामी मसाइल के ऊपर एहतजाज करें। हमने कभी भी सूबा अपना बंद नहीं किया क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, या हमने कभी भी सियासत को यरगमाल उनकी रिहाई से नहीं बनाया या उनकी कैद से नहीं बनाया। हाँ, हमारी जद्दोजहद जरूर थी कि उनको रिहाई मिले, लेकिन वो हमारी सियासत का महवर कभी नहीं रहा। ठीक, बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि कश्तियाँ जलाकर वो आएंगे इस्लामाबाद, और आपने तो चलें गंडापुर साहब को मैनेज कर लिया पहले, लेकिन सुहेल साहब तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इमर्ज किए हैं। वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि जिस तरह से अनलाइक पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, हम किसी ऐसी पार्टी से नहीं है जहाँ पे कोई वर्कर जो है वो ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप का फेस ना बन सके,
एक न्यू फाउंड एनर्जी है उनके अंदर और वो कह रहे हैं कि वापस भी नहीं मैं जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक तारीखी एतबार से पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स हम देखें यही रहा है कि जब इस तरह से वफाकी दारुल हुकूमत को आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, आप मोबाइल सिग्नल्स को बंद करते हैं, इंटरनेट को बंद करते हैं, मईशत सफ़र करती है और वो पहले ही बहुत सेंसिटिव स्टेज के ऊपर है। तो पहले ही फायर फाइटिंग कर लें, कोई बातचीत कर लें, कोई गारंटीज़ दे दें, कुछ लोगों की रिहाई की बात कर लें, पॉसिबल नहीं है ये? जी शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। पहली बात तो ये है कि हमारा गंडापुर साहब से कभी कोई मैनेजमेंट का इस तरह का मैकेनिज्म कभी नहीं बना। अच्छा। और अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन को क्लियर कर देता हूँ। इस तरह किसी पे इल्ज़ाम या तोहमत का मैं कायल ही नहीं हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरह मैनेज या जिस तरीके से सूरत हाल को हैंडल जो है वो गंडापुर साहब ने किया और उसी तरह ही सुहेल अफरीदी साहब करेंगे, क्योंकि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए होते हैं, लोग आपके साथ होते नहीं, सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी के बलबूते पर आप 26 नंबर चुंगी तक पहुंचते हैं, वहां से पेड लोग आपके साथ होते हैं, आपके मीडिया कैमरों ने सारा दिखाया। क्लेम आपका होता है कि हम 1 लाख लोग लेकर आएंगे, तादाद 4 से 5 हजार होती है, तो लामहला आप सेफ पैसेज मांगते हैं और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत आपस में कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेती है। और जहां तक बात की, मैंने तो कभी नहीं कहा शौकत यूसुफ ज़ई साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, अगर आपके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है तो इतना हमने वेट किया, मजीद 1-1.5 महीने इंतजार कर लेते हैं। इस पर तो जज्बाती होने की जरूरत ही नहीं है कि हम सियासी हैं या नहीं है। अगर आप सियासी हैं और अवाम आपके साथ है और 1 करोड़ 78 लाख वोट का आप क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमें पड़ा है, उस 1 करोड़ 78 लाख में से आप लोग 78,000 निकाल लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वाकई आपने 78,000 लोग निकाल लिए। और मुजम्मिल साहब भी 27 की शाम को प्रोग्राम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 5-4 हजार बंदा लेकर आते हैं, उनके पास क्लाशनकोफें होती हैं, उनके साथ एक्सीवेटर्स होते हैं, उनके साथ बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के पुलिस मुलाजमीन होते हैं, और वो 26 नंबर चुंगी पर जब रुकते हैं तो इल्जाम क्या लगाते हैं कि 26 नंबर चुंगी पर एक पूरे सूबे की पुलिस यानी पंजाब पुलिस खड़ी हुई है जिसने हमें रोका हुआ है। और 2-4 घंटे बाद वो जत्था उस पुलिस को कुचल कर डी चौक पर पहुंच जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे सूबे की पुलिस को चंद हजार लोगों ने अगर शिकस्त दी है तो वो लोग उस पुलिस से ज्यादा वेल इक्विप्ड थे। तो इसका मतलब ये कि आप हमारे बयानिए को खुद इंटरटेन कर रहे हैं। और अगर आपने पीटीवी पे हमला नहीं किया, शलवारें नहीं लटकाई, आपने 26 नवंबर नहीं किया, तो आप बाकायदा क्लैरिटी से उन लोगों को डिसोन कर दें। जब आप पे 9 मई की बात होती है तो आप कहते हैं वीडियोस दिखाएं। आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो खड़ी हुई है जिना हाउस के बाहर, आपकी टॉप लीडरशिप जीएचक्यू के बाहर खड़ी हुई है, आपकी टॉप लीडरशिप मियां वाली एयरबेस के बाहर है, यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के अंदर बोनट पे बैठी हुई है, और बानी तहरीक इंसाफ का भांजा जो है वो पेंट लटका रहा है, इजाज चौधरी साहब साथ खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे। ज़रताज गुल साहिबा ने एक पुल ब्लॉक किया हुआ है, वो कह रहे हमारे लोग नहीं थे, सीसीटीवी दिखा दें। आपके बाकायदा तौर पर मियां वाली का एमएनए और एमपीए दीवार को धक्का दे रहे हैं एयरबेस की, आप कह रहे थे हमारे लोग नहीं थे। अल्लाह करे आपके साथ मैन पावर हो, स्ट्रीट पावर हो और आप दिखा सकेंगे वाकई जो हम फार्म 45 का बयानिया बनाते हैं ये लाखों लोग हमारे साथ निकले हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर वो लोग नहीं निकल पाते तो फिर आप कहां खड़े होंगे, और फिर आपका नैरेटिव कहां पर होगा। जो आपने आखिरी बात की कि आप बातचीत अभी कर लें, हम बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर मीडिया के सामने और मुजम्मिल साहब के सामने अवामी भाषण दिया जाए और अंदर बैठ के कहा जाए बानी की रिहाई हो जाए, तो बानी की रिहाई तो ताज़ीरात पाकिस्तान या आईने पाकिस्तान के तहत नहीं हो सकती, वो तो अदालतें ही करेंगी। फिर आप वादे कहेंगे हमें एनआरओ चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नया एनआरओ लेकर आए, कोई नया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाए जिसके जरिए वजीर आजम एक सजा याफ्ता कैदी को रिहा कर सके। आप ये बात नहीं करते। आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी बात की बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, उनके रिलीफ या उनकी मुलाकातों की बात की, आपने कभी अवाम की सहूलत की, कभी आपने पेट्रोलियम मसनूआत में लेवी की, कभी आपने जो है शेडो बजट की, कभी आपने हुकूमत के बारे में व्हाइट पेपर की, कभी केपीके की कारकर्दगी की, कभी आपने अवामी रिलीफ की कोई बात ही नहीं की। और यहाँ पर हम बैठकर एक दूसरे को कहें कि नहीं जी हम तो अवामी रिलीफ के लिए बातचीत करना चाहते हैं, भैया बिस्मिल्लाह करें, पार्लियामेंट का फोरम हाजिर है। शर्मिला बहन भी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रही है, मेरे ख्याल से उनके पास इतनी हैसियत और मैंडेट है कि वो भी हामी भर सकती है, मैं भी हामी भर रहा हूँ। ये आए पार्लियामेंट में करें बात,
पॉइंट आ लेकिन गया। बैरिस्टर गौहर बेचारे को तो आपने इररिलेवेंट किया हुआ है। उनको तो बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने सख्ती से कहा है कि आपने हुकूमत से बातचीत नहीं करनी, सिर्फ आपने महमूद अजहज़ई को आगे किया हुआ है। बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका। इस पे शौकत साहब आपने सुन लिया। एक तो आपने कहा ना कि हमने तो कभी इंतहा पसंदी की पॉलिटिक्स नहीं की। वो कह रहे हैं कि आप GHQ के बाहर, आप एयर बेसिस के बाहर, इसके अलावा लाहौर के जना उसके बाहर आपके ही लोग खड़े हुए थे। वो एक आपकी एक तारीख है। सेकेंडली इसको रिस्पॉन्ड करने के बाद ये भी बता दें कि ये जो मार्च का ऐलान हो रहा है, क्या इसमें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, उनके जो रहनुमा हैं वो भी आपके साथ चलेंगे, या फिर ये सोलो फ्लाइट ही होगी? क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर कहीं ना कहीं इख्तलाफ रहा है आपका उनके साथ, क्योंकि खान साहब की रिहाई की बात वो वाहिद एजेंडा इसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि एक ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की बात करते हैं। तो उस पर PTI कहाँ खड़ी है? देखिए, वो तो इंशाल्लाह ताला जो 27 तारीख दी उसके लिए कमेटियां बनी हैं और हम तमाम जितने भी अपोजिशन जमातें उन सब के साथ हम रब्ता करेंगे और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि सब सियासी जमातों को साथ मिलाकर चले। देखिए, एजेंडा, मेन एजेंडा तो जाहिर है वही है कि इमरान खान की रिहाई होगी। वो कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। हम इससे कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हमें वैसे ही रिहा कर दे। वो सारे जाली मुकदमे, 400 मुकदमे एक ही दिन में किसी पे नहीं बन सकते हैं। सबको पता है कि जाली मुकदमे, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम जो अदालती सिस्टम है वो तो ठीक हो ना। अदालती सिस्टम, वो अदालतें जो है वो फैसले कर सकें। अब इतना उनके ऊपर प्रेशर डालकर ये साहब कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े जमहूरियत पसंद है और हमने बड़े, और मेरी बहन भी कह रही है कि जी हमने जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये जमहूरियत ही थी जिसके खातिर जो है वो आप एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे। और वही इल्जामात अब हमने देखे आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, PTI 20 में से निकली, वही गालियां एक दूसरे को देते रहे। फिर और तो कोई नहीं था बीच में। और उसने कहा आपने चोरी की, उसने कहा आपने चोरी की है। तो इसका मतलब ये कि एक दूसरे पे चोर चोर के इल्जाम लगाते हैं। जब हम कहते हैं कि आप चोर है दोनों, तो फिर कहते हैं ये क्यों कहते हैं। तो मतलब ये है कि देखिए, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत तो तब होती जिसमें अवाम को कोई फायदा होता। अब मुझे बताएं कि इनके मिलने से ये दोनों बड़े तजुर्बाकार सियासी जमातें हैं, ये जब मिली हैं तो इन्होंने मईशत को कहाँ पहुंचा दिया है। इस वक्त ग्रोथ रेट क्या है? जब PTI जा रही थी तो उस वक्त ग्रोथ रेट क्या था? उस वक्त डॉलर क्या कीमत थी, आज क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या थी, आज क्या है? क्या हमने पेट्रोलियम लीवी खत्म नहीं की थी कोरोना के उसमें? क्या हुकूमत इसको कम नहीं कर सकती है? लेकिन नहीं, वो IMF को डाल बना के अवाम का खून चूसा जा रहा है। आप अवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके और आप कहते हैं अवाम हमारे साथ है। भाई, आपके साथ अवाम नहीं है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल पंजाब पुलिस है, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, आपके साथ ये जो है ना, आप ताकत का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं और वही हो रहा है। अगर आज आप देखें ना कि अगर ताकत का इस्तेमाल ना हो तो आप देखें, हमने कोई अस्करी ट्रेनिंग तो नहीं किया ना कि आप कहते हैं कि जी हमने तो बंदूकें खड़ी की, आप आए पार करके दिखाएं। तो ऐसा तो नहीं होता है मेरे भाई। दूसरा ये कि आप एक जमहूरियत पसंद जमात ये नहीं कह सकती है कि आप इतने लोग लाओ ताकि हम आपकी बात माने। देखिए, जमहूरियत के अंदर है कि 5 लोग भी निकले उनकी भी अहमियत होती है, लेकिन चूंकि ये वोट के जरिए आए नहीं है तो इनसे क्या बात हो सकती है? और दोनों मिलकर मुल्क को लूट रहे हैं और लूटा जा रहा है। आपने देखा, मुल्क 42,000 अरब का कर्जा में अपने भाई से पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि वो कहाँ लगाए। अगर वो इस मुल्क के ऊपर लगाए तो कहाँ लगाए, कौन सी मोटर है उस पर बनी है? लेकिन उसके मैं मकरूज हूँ, आप मकरूज हैं। 3.5 लाख रुपए हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो मकरूज हो रहा है। सही। तो हमने क्या कसूर किया? ये हमें बताया ना कि ये जो हमें कहते हैं कि जी आपको इतना दिया, इसको इतना दिया, जो इतना बड़ा कर्जा लेके आप आज क्यों ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमें 10,000 डॉलर दे, कर्जा दे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब हमें तेल दे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि रीशेड्यूल किया जाए हमारा पैसा चीन से? तो भाई मेरे, आपने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अब अब या तो खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं हम। सही, बिल्कुल। और यहाँ जो है ना, ये नूरा कुश्ती हो रही है आवाम के साथ। ठीक है, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मौशी मसाइल जो हैं ये वाजे करते हैं कि गवर्नेंस नहीं हो पा रही हुक्मरान जमात से, लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मार्च से कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है गवर्नमेंट पे। दैट विल रिमेन अ क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।